नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी जादुई लोक कथा या ब्लॉकबस्टर एपिक से कम नहीं है। ये कहानी है उस महान नायक की जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। अक्सर हम बड़े बड़े साम्राज्यों और सेनाओं की बात करते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस एक ऐसे लीडर पर है जिसने बहुत कम संसाधनों के साथ सिर्फ अपनी गजब की बुद्धिमानी और अदम्य साहस से एक नए युग की नींव रखी। हर युवा छात्र और कुछ नया सीखने की चाह रखने वालों के लिए ये एक जबरदस्त और जादुई प्रेरणा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 17वीं सदी के भारत की हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विशाल और बेहद ताकतवर साम्राज्यों का ही दबदबा था। आम लोग युद्ध, भारी भरकम टैक्स और अन्याय के साए में जीने को मजबूर थे। और ऐसे घोर अंधकार वाले समय में महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच से एक युवा लड़का सामने आता है। उसके पास ना तो कोई बहुत बड़ी सेना थी और ना ही खजाने भरे पड़े थे। बस एक चीज थी, अपनी मातृभूमि के लिए एक अटूट जुनून। ये एक ऐसे अंडरडॉग की कहानी है जिसने एक आजाद दुनिया का सपना देखा, और कमाल की बात यह है कि उसने उसे सच कर दिखाया। ये किसी फिल्मी पर्दे की कहानी नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बिल्कुल सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीवन यात्रा है। भाग 1, स्वराज्य का सपना। पहाड़ों का एक लड़का। सच कहूं तो किसी भी महान चीज की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन में ही रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाकर उनके युवा मन में साहस के ऐसे बीज बो दिए थे जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बनने वाले थे। अब ये स्वराज्य आखिर है क्या जिसने पूरे इतिहास को ही पलट कर रख दिया? स्वराज्य का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना या एक राजा को हटाकर दूसरे को बिठाना बिल्कुल नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था अपनी जमीन के लोगों का अपना खुद का शासन, एक ऐसा राज जहां किसानों को लूटा ना जाए, जहां महिलाओं का पूरा सम्मान हो। सोचिए, एक ऐसे दौर में जब क्रूर विदेशी सत्ताएं पूरे इलाके पर हावी थीं, तब एक स्थानीय लड़के का अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का सपना देखना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था ना। लेकिन शिवाजी कोई आम लड़के तो थे नहीं। एक तरफ मुगल और आदिल शाही जैसे विशाल साम्राज्य थे, लाखों की सेना, भारी तोपखाने और बेहिसाब दौलत। और दूसरी तरफ थी शिवाजी की छोटी सी सेना। लेकिन यहां उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्हें पता था कि इन बड़ी सेनाओं से सीधे मैदान में तो बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने पश्चिमी घाट के उन खतरनाक और कठिन पहाड़ों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भारी भरकम सेना के बजाय बिजली जैसी फुर्ती, तेज दिमाग और औचक हमलों का इस्तेमाल किया गया। इससे एक बात तो साफ हो गई, जब आपके पास संख्या बल कम हो तो आपकी बुद्धिमत्ता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 1630 में शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ और 1640 के दशक तक उन्होंने उन पहाड़ों और जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा। और फिर आता है साल 1646, जब एक किशोर उम्र के शिवाजी ने अपनी पहली सबसे बड़ी जीत हासिल की, तोरणा किले पर कब्जा करके। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। राजगढ़ पर कब्जा करने के बाद स्थानीय गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जग उठी। जो लोग कल तक डरे सहमे थे, वो अब इस युवा लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। एक छोटा सा आंदोलन अब एक बहुत बड़ी क्रांति में बदल रहा था। भाग 2, दानव और बाघनख। शारीरिक बल पर बुद्धि की जीत। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, चुनौतियां भी बड़ी होने लगीं, और अब सामने था बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खान। उस वक्त हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, ऐसे विशाल दानव को आखिर हराया कैसे जाए, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। इतिहास बताता है कि अफजल खान सच में बहुत क्रूर था। उसने शिवाजी को उकसाने और डराने के लिए रास्ते भर मंदिरों तक को तोड़ डाला। आखिरकार दोनों के बीच प्रतापगढ़ किले में शांति वार्ता के लिए एक मीटिंग तय हुई। लेकिन सच मानिए, ये कोई शांति वार्ता नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बिछाया हुआ जाल था। हवा में ऐसा तनाव था कि उसे महसूस किया जा सकता था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन शिवाजी भी पूरी तरह से तैयार थे, और यहीं एंट्री होती है इतिहास के सबसे मशहूर और खुफिया हथियारों में से एक की, बाघनख यानी टाइगर क्लॉज। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि अफजल खान धोखा देगा, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का एक गुप्त कवच पहन लिया और हाथ में ये छोटा लेकिन बेहद घातक हथियार छिपा लिया। ये एक ऐसी जबरदस्त तैयारी थी जिसने शारीरिक ताकत के पूरे अहंकार को चकनाचूर करने की नींव रख दी थी। मीटिंग के दौरान बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था।
अफजल खान ने गले मिलने के बहाने अचानक अपने खंजर से वार कर दिया, लेकिन वो खंजर उस छिपे हुए लोहे के कवच से टकराकर वहीं रुक गया और फिर पलक झपकते ही बाघ नखों का ऐसा वार हुआ कि वो विशाल दानव वहीं ढेर हो गया। इसी बीच जंगलों में छिपे सैनिकों ने बाहर निकलकर अफजल खान की सेना को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। एक छोटे से पहाड़ी राजा ने अपनी चतुराई से शारीरिक बल और आतंक को धूल चटा दी थी। ये रातों रात एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायी लोक कथा बन गई जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। भाग 3, मुगल साम्राज्य को मात देना, भाग निकलने के उस्ताद। अफजल खान का किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन अब सामना था उस दौर के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और उसके क्रूर सम्राट औरंगजेब से। मुगलों जैसी विशाल सेना का सामना करने के लिए छापामार युद्ध या कहें गुरिल्ला वॉरफेयर को एक पूरी कला का रूप दे दिया गया। रणनीति बिल्कुल साफ थी। बिजली की तेजी से हमला करो और दुश्मन के संभलने से पहले ही पहाड़ों में गायब हो जाओ। एक बार तो उन्होंने पुणे के महल में बैठे मुगल सेनापति शाइस्ता खान पर रात के अंधेरे में ऐसा दुस्साहसिक हमला किया कि उसे अपनी उंगलियां गंवाकर वहां से भागना पड़ा। इसके अलावा सूरत जैसे अमीर बंदरगाहों को निशाना बनाया गया ताकि धन जुटाया जा सके। लेकिन कमाल की बात यह है कि आम जनता को खरोच तक नहीं आने दी गई। और हां, विदेशी ताकतों से समुद्र तटों को बचाने के लिए सिंधुदुर्ग जैसे विशाल समुद्री किले भी बनाए गए, जिससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। इन सब रणनीतियों से औरंगजेब इतना बौखला गया कि उसने एक बहुत ही चालबाजी भरा कदम उठाया। शांति के वादे के साथ आगरा बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही अपमानित करके नजरबंद कर दिया गया। चारों तरफ मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, सबसे कड़ी सुरक्षा वाले साम्राज्य के चंगुल से कोई कैदी आखिर भाग कैसे सकता है? ये वाकया तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से भी ज्यादा रोमांचक है। बल का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो एक बार फिर काम आई गजब की बुद्धिमानी। चरण 1, गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक किया गया। चरण 2, ठीक होने की प्रार्थना के नाम पर मंदिरों और गरीबों को रोजाना फलों और मिठाइयों की विशाल टोकरियां भेजना शुरू किया गया। चरण 3, एक उस्ताद रणनीतिकार की तरह बहुत धैर्य रखा गया। धीरे धीरे रोजाना टोकरियां चेक करते करते पहरेदार बुरी तरह थक गए और आलसी हो गए। और अंत में चरण 4, एक दिन मौका देखकर शिवाजी और उनके युवा बेटे संभाजी उन्हीं टोकरियों के अंदर छिप गए और आगरा की उस अभेद्य सुरक्षा को धत्ता बताते हुए वहां से फुर हो गए। इस एक महा एपिक घटना ने इस किंवदंती को पूरे भारत में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। भाग 4, छत्रपति का उदय, लोगों के राजा। अब समय आ गया था एक विद्रोही योद्धा से आगे बढ़कर एक स्थापित, ज्ञानी और सबके चहेते शासक की भूमिका निभाने का। 1674 ये साल भारतीय इतिहास के सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। इसी साल रायगढ़ किले में एक बहुत ही भव्य समारोह के दौरान राज्याभिषेक हुआ और आधिकारिक तौर पर छत्रपति यानी सर्वोच्च राजा की महान उपाधि धारण की गई। ये सिर्फ सिर पर मुकुट सजाने वाली बात नहीं थी। ये उन विशाल साम्राज्यों के बीच एक स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली राज्य के उदय का खुला ऐलान था। बिल्कुल वही सपना जो बचपन में देखा गया था। छत्रपति बनने के बाद राजा का कोड यानी उनके नियम एकदम साफ थे। वो सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक सच्चे रक्षक थे। उन्होंने किसानों को शोषण से बचाया। युद्ध के दौरान भी सख्त नियम था कि महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हों। सभी धर्मों और उनके धार्मिक स्थलों की पूरी सुरक्षा की गई। और उनकी दूरदर्शी सोच तो देखिए, उन्हें पता था कि भविष्य के खतरे समंदर के रास्ते ही आएंगे, इसलिए उन्होंने एक बेहद ताकतवर और स्वतंत्र नौसेना का निर्माण किया। ये प्रशासन में एक ऐसी क्रांति थी जिसने राज्य को गजब की स्थिरता दी। शासन को एकदम सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान नाम की एक विशेष परिषद बनाई गई। ये 8 मंत्रियों की एक टीम थी जो राज्य के हर महत्वपूर्ण हिस्से को संभालती थी, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, न्याय प्रणाली हो या फिर सैन्य व्यवस्था। सबकी जिम्मेदारियां बिल्कुल तय थीं। टैक्स का मैनेजमेंट इतनी सावधानी से किया जाता था कि आम इंसान पर कोई बोझ भी ना पड़े और राज्य का खजाना भी सुरक्षित रहे। सच में ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित और आधुनिक सोच वाला प्रशासन था जिसने इस महान राज्य को एक ठोस आकार दिया। भाग 5, साहस की विरासत, एक अनंत गूंज। कहते हैं ना कि महान विचार कभी नहीं मरते। उनका प्रभाव उनके जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहता है। उनका बनाया हुआ वो भौतिक साम्राज्य आज भी एक जीती जागती प्रेरणा है। रायगढ़,
प्रतापगढ़, सिंहगढ़ और शिवनेरी जैसे विशाल और शानदार किले आज भी पूरे महाराष्ट्र में पूरे गर्व के साथ सीना ताने खड़े हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं हैं। ये गजब की इंजीनियरिंग, अदम्य साहस और एक न टूटने वाले हौसले के जीते जागते स्मारक हैं। आज भी हर साल हजारों छात्र और इतिहास प्रेमी इन किलों पर जाते हैं और उस महान विरासत की ऊर्जा को महसूस करते हैं जिसने किसी जमाने में मुगल सत्ता की जड़ें तक हिला दी थीं। तो इस पूरी महागाथा का सबसे बड़ा सबक आखिर है क्या? वो इस एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से छिपा है। भले ही परिस्थितियां बिल्कुल नामुमकिन क्यों ना लगें, दृढ़ संकल्प और चतुर रणनीति से इतिहास को भी बदला जा सकता है। ये सिर्फ तलवार और ढाल की पुरानी कहानी नहीं है। ये कहानी है सॉलिड प्लानिंग की, कड़े अनुशासन की और अपने लोगों के हक के लिए खड़े होने की। ये हमें चीख चीख कर बताती है कि अगर आपके इरादे नेक हों और रणनीति पक्की हो तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा दानव आपको हरा नहीं सकता। और अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और सोच विचार वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर 17वीं सदी में पहाड़ों के बीच से निकला एक छोटा सा साहसिक विचार तमाम मुश्किलों को चीरता हुआ सदियों तक गूंज सकता है, तो आज के इस दौर में मौजूद किन असंभव लगने वाली चुनौतियों को पार नहीं किया जा सकता। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने और इस निडर लीडरशिप की ये महागाथा आज के हर युवा छात्र और इतिहास प्रेमी के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ने वाली।